नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। इस पुष्यभूति वंश को ही क्या कहा जाता है? वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वंश की राजधानी क्या रही और इस वंश की स्थापना किसने की। देखिए, पुष्यवती वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था दोस्तों पुष्यभूति। तो पुष्यभूति नाम होने के कारण ही इस वंश को पुष्यभूति वंश कहा गया। और इसी पुष्यभूति का दूसरा नाम था नरवर्धन। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति या नरवर्धन की, और कब की है? इसने 5वीं शताब्दी में की है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 5वीं सदी में या शताब्दी में पुष्यभूति वंश की स्थापना नरवर्धन ने की। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? पुष्यभूति बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वंश में इसने स्थापना कर दी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी राजधानी क्या थी। इस वंश की राजधानी थी फ्रेंड्स थानेश्वर। और थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में पुष्यभूति या नरवर्धन ने की थी दोस्तों। और इसकी राजधानी रखी गई थी, क्या रखी गई थी? थानेश्वर। और थानेश्वर आज कहाँ है? हरियाणा में। अब हम बात करते हैं जो इस वंश में से सबसे प्रमुख क्वेश्चन आता है वो आता है हर्षवर्धन में से। तो मुख्य रूप से हर्षवर्धन देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था, क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इस राजवंश का चौथा शासक है दोस्तों। कौन से नंबर का शासक है? चौथे नंबर का शासक है। तो पुष्यभूति इस राजवंश का, तो पुष्यभूति राजवंश का जो चौथा शासक है वो कौन है? प्रभाकर वर्धन है। और बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र है उसमें प्रभाकर वर्धन को हुण हरिण केसरी कहा गया है। क्या कहा गया है? हुण हरिण केसरी। इसका मतलब होता है हुण उसके सामने हिरण के समान है और ये राजा केसरी अर्थात सिंह के समान है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रभाकर वर्धन के मुख्यतः 3 संतानें थी फ्रेंड्स। इन 3 संतानों में से 2 तो इसके बेटे हैं और 1 इसकी बेटी है। तो कौन कौन से बेटे हैं बात करते हैं। तो बड़ा बेटा था जिसका नाम था राज्यवर्धन। दूसरा नंबर का है जिसका नाम है हर्ष, या जिसे हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। और बहन है इन दोनों की जिसका नाम है राज्यश्री। ठीक है, तो ये हर्ष और राज्यवर्धन की बहन है, या आप यूं कह सकते हो कि ये प्रभाकर वर्धन की पुत्री है दोस्तों। अब बात करते हैं इसका विवाह कर दिया गया। किसका विवाह कर दिया गया? इसका। किससे कर दिया गया? ग्रहवर्मा से। अब ग्रहवर्मा कहां का शासक था? ये कन्नौज के मोखरी वंश का शासक था दोस्तों। कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश में, तो कन्नौज के मोखरी वंश का शासक था ग्रहवर्मा। तो आप लिख सकते हैं राज्यश्री वैट्स, या सीधा सीधा लिख दें तो राज्यश्री का जो विवाह हुआ वो किससे हो गया है? ग्रहवर्मा से हो गया। ये लो, इसका विवाह हो गया है ग्रहवर्मा से। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें तो मालवा का शासक था देवगुप्त। कौन था? देवगुप्त। बात कर लेते हैं। देवगुप्त कहां का शासक है? मालवा का। तो इस मालवा के शासक देवगुप्त ने फ्रेंड्स क्या कर दिया? हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी इस देवगुप्त ने? ग्रहवर्मा की। तो ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई किसके द्वारा? देवगुप्त द्वारा। अब राज्यवर्धन को इस बात की जानकारी मिल गई कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। और उसकी बहन की हत्या किसने कर दी है? आपके देवगुप्त ने कर दी है, जो कि मालवा का शासक है। तो इसके बाद राज्यवर्धन ने उससे बदला लिया, और बदला लेने के लिए उस राज्यवर्धन ने क्या किया? इस देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, तो इसने अपनी बहन के पति की हत्या का बदला देवगुप्त को मार के ले लिया। पर इस देवगुप्त का एक मित्र था फ्रेंड्स, नाम था उसका शशांक। शशांक गौड़वंशीय शासक है और ये आपके बंगाल का शासक था फ्रेंड्स। ये कट्टर शैव धर्मावलंबी था
और इसने आपके जो बौद्धि वृक्ष है, जिससे हम क्या कहते हैं, पीपल का वृक्ष कौन सा, जो बौद्ध गया में है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया था, उस वृक्ष को कटवाकर इसने नदी में प्रवाहित करवा दिया था। ये वही शशांक है। तो इस शशांक ने, जो कि बंगाल का गौड़ वंशीय शासक है, इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। देखो क्या खेल बन रहा है, एक बार समझेंगे ढंग से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहली बार क्या हो गया है, गौर से देखने वाली बात है। तो प्रभाकर वर्धन का बेटा शासक बना है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन शासक बन गया फ्रेंड्स। कौन बन गया? राज्यवर्धन बन गया। तो राज्यवर्धन ने अपने बहन की शादी, राज्यश्री का विवाह किससे कर दिया? ग्रहवर्मा से कर दिया, जो कि कहां का शासक है? कन्नौज का शासक है। किस राजवंश से ताल्लुक रखता है? तो मौखरी वंश से ताल्लुक रखता है। उसके बाद में बात करते हैं, तो मालवा का शासक जो देवगुप्त था, वो कन्नौज पर अधिकार करना चाहता है, इसलिए इसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। राज्यश्री विधवा हो चुकी है। इस बात का पता जब राज्यवर्धन को लगा, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और अपनी बहन के पति के हत्या का बदला ले लिया है फ्रेंड्स। लेकिन इस देवगुप्त का एक मित्र है जिसका नाम है शशांक, ये गौड़ वंशीय शासक है, बंगाल का है, कट्टर शैव है, और इसने राज्यवर्धन की भी छल से हत्या कर दी। तो अब दारोमदार किसके कंधों पर आ गया है? हर्षवर्धन के कंधों पर आ गया है फ्रेंड। अब जब हर्षवर्धन को इस बात की पता लगा, तो इसने प्रतिज्ञा की कि मैं शशांक यानी गौड़ वंश को तिनके के समान, पतंगे के समान, जैसे पतंगे जलते हैं वैसे जलाकर राख कर दूंगा फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या होता है देखिए, अब अशोक हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है। तो हेडिंग लगाते हैं अपन, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन में से पहला क्वेश्चन निकलता है कि इसका शासनकाल कब से कब तक था। तो 606 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ और 647 ईस्वी तक ये शासन करता रहा। 606 से 647 AD तक हर्षवर्धन शासन करता रहा दोस्त, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसने जिस साल अपने साम्राज्य की स्थापना की, यानी यूं कह सकते हैं हम 606 में, उसी साल इसने क्या किया, एक नया संवत चलाया, जिसे आज हम हर्ष संवत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हर्ष संवत के नाम से जानते हैं। तो हर्ष संवत की स्थापना किसने की? हर्ष ने की है। कब की? अपने राज्याभिषेक के समय में, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें, तो अब जो इस हर्ष की बहन थी, क्या नाम था उसका? राज्यश्री। तो अब राज्यश्री को ढूंढना है। तो राज्यश्री को ढूंढने में हर्ष की मदद कौन कर रहा है, बात कर लेते हैं अपन। तो देखिए, एक बौद्ध भिक्षुक था दिवाकर, उसकी सहायता से इसने ढूंढा। देखो क्या हुआ, जब राज्यश्री के पति की हत्या हो गई, राज्यवर्धन ने उसका बदला लिया। अब राज्यश्री उस समय भाई भी मर गया, इसका बड़ा पति भी मर गया, तो विंध्याचल के पहाड़ियों के पास जंगलों में आत्महत्या के लिए चले गए। तो हर्ष का एक ममेरा भाई था दोस्तों, जो इसका मित्र भी है और ममेरा भाई भी है। ममेरा भाई व मित्र, ठीक है। नाम था उसका भंडी। तो इस भंडी ने आकर इसको सूचना दी कि बहन राज्यश्री विंध्याचल के जंगलों में भाग गई है, और इसने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। तो इसने किसकी सहायता से उसे ढूंढा? सूचना तो किसने दी? भंडी ने दी। पर वहीं पर जंगल में एक बौद्ध भिक्षुक था जिसका नाम था दिवाकर मित्र। इस दिवाकर मित्र की सहायता से हर्ष ने अपनी बहन को ढूंढ निकाला, ठीक है। और उसके बाद में इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। शशांक वहां से पतली गली से निकल गया दोस्तों। इसने शशांक को पराजित तो कर दिया, पर मार नहीं पाया, क्योंकि शशांक और इसके आमने सामने दोबारा कोई दूसरा युद्ध ही नहीं हुआ था फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसने स्वयं सिंहासन पर बैठाया और अपनी बहन को भी बैठाया। तो इसने अपनी राजधानी थानेश्वर के साथ साथ कन्नौज को भी बनाया। उसके बाद धीरे धीरे ये करते करते पूरे उत्तर भारत का शासक बन गया है दोस्तों। कामरूप के शासक से भी इसने अधीनता स्वीकार कर लिए। कामरूप वर्तमान असोम को कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मुख्य बातें थी। अब बात करते हैं, तो असम यानी कामरूप के किस शासक को इसने हराया, तो बात कर लेते हैं। असम को कहते थे कामरूप, और यहां का शासक हुआ करता था, कौन हुआ करता था? भास्कर वर्मन। तो इसने भास्कर वर्मन से अधीनता स्वीकार करवा ली, ठीक है। तो भास्कर वर्मन ने अधीनता स्वीकार कर ली है। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली है? अपने हर्षवर्धन की दोस्तों, ठीक है।
तो हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली है किसने? भास्कर वर्मन ने। और कहाँ का शासक था? असम का शासक है। अशोम कहाँ है? कामरूप को बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं तो यूं कहें कि इसने संपूर्ण उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो संपूर्ण उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर ली है फ्रेंड्स। लेकिन माना जाता है, क्या माना जाता है? एक अहोल अभिलेख है। अहोल अभिलेख कौन सा अभिलेख है? अहोल अभिलेख है फ्रेंड्स। अहोल अभिलेख है 634 ईस्वी का। ठीक है, तो अहोल अभिलेख की रचना किसने की है? कब लिखा गया है ये? देखिए, ये लिखा गया है, कब लिखा गया है? 634 ईस्वी में लिखा गया है अहोल अभिलेख। और इसके लिखने वाले व्यक्ति हैं रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने लिखा है, जो स्वयं चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी साहित्यकार था, कवि। तो इस अहोल अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है, ये नर्मदा नदी के तट पे है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? ये कहता है कि नर्मदा नदी के तट पर एक तरफ तो कौन है? हर्ष है, और दूसरी तरफ है चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, और ये अभिलेख ये कहता है कि इस युद्ध में कौन विजयी हो गया? ये कहता है कि इसमें विजयी हुआ है, कौन विजयी हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। और हर्ष को यहां से पराजित होकर आना पड़ा। तो संभव है ऐसा हुआ हो, लेकिन यह तय है कि संपूर्ण उत्तर भारत से, यानी नर्मदा नदी के पूरे उत्तर भारत पर किसका अधिकार था? आपके हर्षवर्धन का अधिकार था। पूर्व में बात करें तो अशोम कामरूप तक अधिकार था, और पश्चिम में बात करें तो गंजाम तक अधिकार था, और उत्तर में बात करें तो कश्मीर तक इसका शासन फैला हुआ था। तो इसको हम सर्व उत्तरापथी कहते हैं। उत्तरापथी का मतलब होता है उत्तर दिशा का मालिक। तो ये इसका नाम हो सकता है, किसका? हर्षवर्धन का। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हमने मुख्य मुख्य बातें की हर्ष की विजयों की। उसके बाद में बात करते हैं इसके समय में जो बौद्ध विद्वान भारत आया, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था वेनसांग। वेनसांग किसके काल में भारत आया? पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो किसके काल में आया? तो हर्ष के काल में आया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है इसमें से कि ये कब से कब तक भारत में रहा, यानी पहली बार कब आया और अंतिम बार आखिरी में कब तक रहा? तो माना जाता है कि लगभग 629 में भारत आया था, और ऑलमोस्ट 643 तक ये भारत में रहा था। ठीक है, फिर बात आती है कि किस देश से आया था, कहां का विद्वान था? तो ये चीनी यात्री था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में क्यों आया था? तो ये भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी हासिल करने आया था, या यूं कह सकते हैं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए कहां आ गया? भारत आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसने क्या कहीं एजुकेशन हासिल की? बिल्कुल की। कहां पर की? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी स्टूडेंट बनकर आया था फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बनकर आया था? एक स्टूडेंट बनकर आया था, और कालांतर में यह यहां का आचार्य और प्राचार्य बन गया। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं कि वेनसांग की किताब का क्या नाम था?
इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा उस किताब का नाम है सी यू की। तो सी यू की वेनसांग की पुस्तक है फ्रेंड्स। तो ये यहां इस उद्देश्य से आया था, ठीक है। और ये अपने पुस्तक में हर्ष का नाम लिखता है, क्या नाम लिखता है? शिलादित्य। इससे पता लगता है कि हर्षवर्धन का ही दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य भी इसका नाम था फ्रेंड्स। तो ये सारी जानकारी हमें किस बारे में मिल रही है? ये सारी जानकारी हमें मिल रही है किससे? किसके बारे में? वेनसांग के बारे में। देखिए वेनसांग के जन्म की बात करें तो लगभग 600 ईस्वी में लगभग होनान प्रांत में चीन में इसका जन्म हुआ था। 629 में ये भारत आया और सबसे पहले ये भारत में किस स्थान पर पहुंचा? तो ये भारत में सर्वप्रथम कपिशा में आया था। तो भारत में सर्वप्रथम ये कहां पहुंच गया? सर्वप्रथम कपिशा में पहुंचा है ये। उसके बाद में ये आपके नरसिंह वर्मा के पास कांची चला गया, पल्लव नरेश के पास, और उसके बाद में महाराष्ट्र आया और उसके बाद में ये कहां पर आ गया? थानेश्वर आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये यहां पढ़ने आया था, इस प्रकार से इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हर्ष के द्वारा ली गई उपाधियों का। तो ये तो वेनसांग था, एक बार शॉर्ट में इसके बारे में दोबारा ब्रीफ में मैं बता देता हूं। वेनसांग हर्ष के काल में भारत आया, ठीक है। 629 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा, ठीक है। ये एक चीनी यात्री था, चीन से आया था। होनान प्रांत में इसका जन्म हुआ था लगभग 600 ईस्वी में और मृत्यु इसकी लगभग 665 ईस्वी में हुई थी। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, इसकी जानकारी के लिए भारत आया था ये, और नालंदा विश्वविद्यालय में आके रहा और यहाँ पर ये विद्यार्थी बनकर आया था और आचार्य बन गया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और इसने हर्ष के लिए शिलादित्य शब्द का प्रयोग किया है अपनी पुस्तक जिसका नाम है सी यू की। सीयू की इसकी पुस्तक है और भारत में सर्वप्रथम ये कहां आया था? ये कपिशा आया था, उसके बाद कांची चला गया जो पल्लव नरेश की राजधानी थी, दक्षिण में थी, उसके बाद थानेश्वर आया। तो ये इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें थे फ्रेंड्स। चलिए अब उसके बाद में हम बात करते हैं स्वयं हर्ष की उपाधियों की। तो हर्ष ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की या उसे उपाधियां दी गई, तो देखते हैं। चलिए तो सबसे पहली उपाधि हम बात करें सकल उत्तरापथनाथ। सकल उत्तरापथनाथ, इसका मतलब होता है कि संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी। और ये उपाधि इसको किसमें मिली है? बाण ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में इसे ये उपाधि दी है। साथ में चालुक्य शासकों ने भी इसे ये उपाधि दी है, ठीक है। उसके अलावा इसे चतुः समुद्राधिपति भी कहा गया है। क्या कहा गया? चतुः समुद्राधिपति, यानी चारों समुद्रों का मालिक। इसके अलावा सर्व चक्र वर्ती नांधोरे ये भी कहा गया है इसे। सर्व चक्र वर्ती नांधो रे। तो ये इस प्रकार से इसकी प्रमुख प्रमुख क्या है फ्रेंड्स? उपाधियां हैं। किसकी उपाधियां हैं? हर्ष की उपाधियां हैं। तो इस प्रकार से इसने धारण कर ली है, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं इसके अलावा इसने क्या काम किया। ये कश्मीर चला गया और कश्मीर के नरेश से बलपूर्वक बुद्ध के दांत लेकर आया है। कौन लेकर आया? हर्ष लेकर आया। क्वेश्चन आ जाता है बुद्ध के दांत कौन लेकर आया? तो बुद्ध के दांत ये कश्मीर से लेकर आया था। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य बातें थी। अब हम बात कर लेते हैं हर्ष की जानकारी के स्रोत, यानी हर्ष की जानकारी हमें किन किन ग्रंथों से मिलती है, तो बात करते हैं। तो हर्ष की जानकारी के स्रोत में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, किसका नाम लेना चाहूंगा? आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आपको हर्ष चरित के बारे में, ठीक है। तो बाण भट्ट की पुस्तक, तो लेखक है इधर मैं लिख रहा हूं बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने दो किताबें लिखी है, एक तो लिखी है हर्ष चरित और दूसरी लिखी है कादंबरी। तो सबसे प्रमुख जो जानकारी का स्रोत है वो बाण भट्ट की पुस्तक क्या है? हर्ष चरित और कादंबरी है, ठीक है। कादंबरी ग्रंथ को पूरा बाण भट्ट नहीं कर पाया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए बाण भट्ट के पुत्र जिसका नाम है भूषण भट्ट,
उसने ये ग्रंथ पूरा किया था फ्रेंड्स। क्या नाम है उसका? भूषण भट्ट। तो भूषण भट्ट ने ये ग्रंथ पूरा कर दिया था फ्रेंड्स। उसके अलावा हम बात करें इसके जानकारी के स्रोतों की, तो देखिए स्वयं हर्ष ने भी पुस्तकें लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं? हर्ष की रचित पुस्तकें बता रहा हूं मैं। तो लेखक के नाम में हम नाम दे रहे हैं हर्ष का। और हर्ष ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? देखो, नागानंद, रत्नावली, ठीक है, नागानंद लिख दी है, रत्नावली लिख दी है, और इसके अलावा प्रियदर्शिका पुस्तक लिखी है। इसीलिए हर्षवर्धन को साहित्य सम्राट भी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? साहित्यिक सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रमुख इसने चीजें लिख दी है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके अलावा मयूर एक लेखक है जिसने सूर्य शतक और सुभाषितावली लिखी। तो अगले लेखक का नाम लिख रहा हूं मैं, क्या? मयूर। तो मयूर ने क्या क्या लिख दिया, बात कर लेते हैं अपन। सूर्य शतक और सुभाषितावली। ठीक है, सुभाषितावली और सूर्य शतक की रचना इसने कर दी है। ठीक है, इसके अलावा इसके सभा में और भी कई विद्वान थे। जैसे एक व्यक्ति था जो मातंग दिवाकर नाम था, जो कि चांडाल था, तो उसने भी काफी कुछ इसके बारे में लिखा है। ठीक है, हर्ष को अगर नामों की बात करें तो इसे आपके कौन से काल का? हिंदू काल का अकबर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? हिंदू काल का अकबर। उसके अलावा गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव है, उसने भी हर्ष को काव्य का हर्ष कहा है। इस प्रकार से इसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख हर्ष की जानकारी का साहित्यिक स्रोत थे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन निसंतान था दोस्तों। इसके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, इसलिए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश हर्ष के साथ ही समाप्त हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू काल का, यूं कह सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन था, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी, जिसने अपनी राजधानी कन्नौज को भी बना लिया था दोस्तों। और हर्षवर्धन के मरने के बाद में यहाँ पर कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था, जिसमें मुख्यतः आपके कौन कौन थे? राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे, और पाल वंश के शासकों में आपस में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, प्रतिरोध हुआ था, जिसमें भारी हमेशा राष्ट्रकूट पड़ रहे थे। लेकिन अंततोगत्वा विजय किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहारों की हुई, क्योंकि राष्ट्रकूटों के लिए उत्तर भारत का स्थान कन्नौज काफी दूर पड़ता था। और इसके बाद में उत्तर भारत में स्पेशली अरबियंस का राइवन हुआ, यानी अरब आक्रमण शुरू हो गए, और उसके बाद में मध्यकाल का प्रारंभ हो गया है दोस्तों। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे थोड़ी सी पृष्ठभूमि की मध्यकाल की, और फिर अरबियन अराइवल्स को देखेंगे कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, फिर महमूद गजनवी आता है, फिर मोहम्मद गौरी आता है, और फिर ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कर लेता है। तो ये सब हम देखेंगे, कब देखेंगे? अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।